हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर वो स्टेटमेंट है भाजपा का कि भाजपा का श्वेत बनाम कांग्रेस का स्याह पत्र। पहले भाजपा ने एक श्वेत पत्र जारी किया, उसके बाद कांग्रेस ने स्याह पत्र यानी कि भाजपा के खिलाफ पत्र जारी किया। तो इन दोनों पत्रों को इस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज़ में कि देखिए जो यूपीए काल है वो यानी कि कांग्रेस का जो काल था वो दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान था, उसमें शामिल था भारत। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसमें अंडर 5 में यानी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो गया है। ये बात मोदी सरकार ने संसद में श्वेत पत्र जारी करके कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 54 पेज का यह श्वेत पत्र लोकसभा में पटल पर रखा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते वक्त उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि एक श्वेत पत्र हम जारी करेंगे। अब इस पर सदन में चर्चा होगी, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में। श्वेत पत्र में बताया गया है कि वाजपेयी सरकार से मजबूत आर्थिक विरासत मिलने के बावजूद भी यूपीए गवर्नमेंट की जो खोखली आर्थिक नीतियां थीं और आर्थिक घोटाले की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। राजकोषीय घाटा बढ़ गया। राजकोषीय घाटा मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, भारत सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर। राजकोषीय घाटा, जितना ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा उतना ही ज़्यादा देश आर्थिक रूप से पिछड़ता जाएगा। इसमें आगे उन्होंने बताया कि देश की जो अर्थव्यवस्था को कर्ज और राजकोषीय घाटे से लाद दिया गया था, इससे विदेशी निवेशक निवेश से हिचकने लगे। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट होने लगी, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, जनता बिजली, पेयजल, अस्पताल जैसी आधारभूत सुविधाओं से दूर हो गई। सरकार इस श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को यह भी बताना चाहती है कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट के दौरान बजट को गलत तरीके से पेश किया गया, कर्ज की बात को छिपाया गया, साथ ही जो एनडीए काल है उसमें कैसे तस्वीर बदली इंडिया की यानी भारत की, ये इस पत्र में बताया गया है। विभिन्न सब्सिडी के लिए तेल विपणन, खाद व खाद्य निगम को वर्ष 2006 से 2010 के बीच 1.90 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दिए गए और राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा बढ़ने के डर से इस कर्ज को छिपाया गया, जिसमें अब यानी कि एनडीए गवर्नमेंट भरपाई कर रही है और भरपाई करके उन्होंने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। तो यहाँ पर यह टारगेट किया गया है श्वेत पत्र में। और भी आंकड़े दिए गए हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं कांग्रेस के स्याह पत्र पर। इसमें कांग्रेस ने बताया कि स्याह पत्र जारी कर गिनाई महंगाई, बेरोजगारी से लेकर लोकतंत्र पर प्रहार की लंबी फहरिस्त इन्होंने जारी कर दी है। अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नाकामी गिनाने के साथ एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। विफलताओं की लंबी फहरिस्त गुरुवार को स्याह पत्र के रूप में जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा। इसमें भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की बदहाली के दावे करते हुए मोदी सरकार के 10 साल को अन्याय काल करार दिया गया है। सरकार पर सामाजिक अन्याय से लेकर राजनीतिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि महिलाओं, SC, ST और OBC ही नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक होते हैं यानी मुस्लिम समुदाय के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। लद्दाख में सीमा पर चीनी अतिक्रमण के बाद बने बफर जोन पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप इसमें लगाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि नहीं बढ़ेगी EMI, फिर स्थिर रहेगी रेपो दर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से रेपो दर को स्थिर रखने का फैसला किया है। इससे होम लोन, ऑटो लोन व दूसरे तरह के लोन की ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। हालांकि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ तिमाहियों में ब्याज दरों में राहत मिल सकती है। बीते करीब 1 वर्ष से आरबीआई की प्रमुख नीतिगत दर यानी कि रेपो दर जो 6.5% पर स्थिर है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और रिवर्स रेपो दर वो होती है जिस पर आरबीआई बैंकों से वापस कर्ज लेता है। तो रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। डॉक्टर शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने बताया कि अनिश्चित वैश्विक हालातों को लेकर जो चिंता है वो बरकरार है और इन्हें ब्याज दरों पर असर
पड़ने वाले सबसे बड़े कारक के तौर पर चिन्हित किया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई की दर को घटाकर 4% पर लाने में सफल रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता जताई है। आरबीआई दीर्घकालिक अवधि के लिए देश में महंगाई दर को 4% यानी कि 2% ज़्यादा या कम बनाए रखने को लेकर आगे बढ़ रही है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही रोक दी गई है। भारत सरकार ने मणिपुर समस्या की प्रमुख वजह बने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही को रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पिछले जो दिनों इसकी घोषणा की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाएगी, उसको हम लागू करने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय म्यांमार सरकार से बातचीत कर मुक्त आवाजाही के समझौते को खत्म करने पर कार्य कर रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है। इसके बाद म्यांमार और भारत से लोगों की मुक्त आवाजाही पर तत्काल रोक लग गई है। गृह मंत्रालय ने म्यांमार से सटी 1643 किलोमीटर की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बाड़ लग जाएगी जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाड़ लगी हुई है। शाह ने साफ किया कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध है। म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही पर रोक का फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकते हैं राज्य। देखिए, कोटे के भीतर कोटा यानी रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में राज्य सरकारें चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकती हैं, क्योंकि इससे यह तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगा कि क्या राज्य सरकार को आरक्षण के लिहाज से SC/ST में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगी वह आने वाले समय में आरक्षण की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। 7 जजों की संविधान पीठ इसी मुद्दे पर 2004 में EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लोकतंत्र के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता प्रेरणादायी। प्रधानमंत्री देखिए, राज्यसभा ने 68 यानी 68 सांसदों को दी विदाई। इनमें भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित 9 मंत्री भी। कांग्रेस के स्याह पत्र को PM ने बताया काला टीका, कहा उनके कामों को नजर न लगे इसलिए लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की खूब सराहना की और कहा कि जब भी देश में लोकतंत्र की चर्चा होगी उनके योगदान को याद किया जाएगा। इस मौके पर व्हील चेयर से उनके संसद पहुंचने की घटना को याद किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके और उन्होंने अपनी ओर से अपने 10 सालों के कामकाज को लेकर लाए गए स्याह पत्र को काला टीका बताया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 68 सदस्यों के विदाई के मौके पर बोल रहे थे। मनमोहन सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित मोदी सरकार के 9 मंत्री के साथ ही इसमें 5 महिला सांसद भी शामिल हैं जो मौजूदा समय में राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में हैं। इस मौके पर सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों ने राज्यसभा से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। सेवानिवृत्त होने वाले सभी सदस्यों को इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा एक जीवंत विश्वविद्यालय है। ऐसे में यहाँ से निकलने वाले सांसद जहाँ भी रहेंगे अपनी चमक बिखेरेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हंगामे में बिना पढ़े ही पास हुआ बजट। दिल्ली नगर निगम का बजट 400 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कूड़ा प्रबंधन में महापौर के विवेकाधिकार फंड से 7,000 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कूड़ा प्रबंधन के मद में देखिए, दिल्ली नगर निगम में आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। निगम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नेता सदन मुकेश गोयल बजट भाषण पढ़ भी नहीं पाए थे और हंगामे के बीच 2023-24 में जो बजट पेश हुआ
अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमानों को पारित करना पड़ा। नेता सदन के हंगामे के चलते बजट भाषण को जो पढ़ा हुआ माना जाने की मांग जो उठी उसको मान लिया गया और कटमोशन यानी कि बजट संशोधन को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। निगम बजट के आय और व्यय में निगमायुक्त द्वारा प्रस्तावित मद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कट मोशन के तहत विभिन्न मदों के फंड में जोड़ा और घटाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर केजरीवाल बता रहे हैं कि मुझे ऐसे ईडी का नोटिस और सम्मन भेजा जा रहा है जैसे मैं देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। दिल्ली लिंक रोड पर किसानों का 8 घंटे रहा कब्जा। जो किसान आंदोलन फिर से चल रहा है उसमें जो लिंक रोड है दिल्ली की सब मेन रोड मानी जाती है, उस पर 8 घंटे तक किसानों ने कब्जा कर रखा और उस पर जाम लगा। किसानों की अगर हम मांगों की बात करें तो 1997 के बाद के सभी किसानों को बड़ी दर से मुआवजा दें, चाहे वह कोर्ट गए हों या नहीं गए हों। किसानों को उनकी ज़मीन का 10% प्लाट आबादी में दिया जाए। रेगुलेशन की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1000 प्रति वर्ग मीटर किया जाए। मकानों की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। 5% प्लाट पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दी जाए। गाँवों में पुस्तकालय बनाए जाएं। तो जो इनकी ये मांगे हैं वो तो शांत रहकर भी मांगी जा सकती हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का तरफ इशारा दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व पुस्तक मेला कल से दिखेगी बहुभाषी भारत की झलक। देखिए साहित्य प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 51वां विश्व पुस्तक मेला शनिवार से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि NBT और भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के संयुक्त तत्वाधान में प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 में पुस्तक मेला लगेगा। शुभारंभ भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। मेले में सऊदी अरब अतिथि देश के रूप में सम्मिलित होगा। उद्घाटन के मौके पर सऊदी अरब के राजदूत भी उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मालदीव से सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी कर्मी भेजेगा भारत। देखिए विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल ने बोला है और महत्वपूर्ण विकास साझेदार बना रहेगा भारत। और इस वर्ष के अंतरिम बजट में विकास के लिए 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को बताया कि मालदीव में 2 हेलीकॉप्टरों और 1 एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे सैन्य कर्मियों के स्थान पर भारत सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को भेजेगा। साथ ही भारत इस द्वीपीय देश का महत्वपूर्ण विकास साझेदार बना रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला दल 10 मार्च तक और बाकी सैन्य कर्मी 10 मई से पहले वापस चले जाएंगे। वर्तमान में मालदीव में भारत के 80 सैन्य कर्मी तैनात हैं। चीन समर्थक मुइज्जू ने राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद कहा था कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे। पिछले 10 नवंबर से मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद भारत मालदीव के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत की विकास सहायता के तहत मालदीव को बजटीय आवंटन पर जायसवाल ने कहा कि कुछ राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। 2023-24 में मालदीव को 400 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान बताते हुए यह बढ़कर 770.90 करोड़ तक पहुंच गया था। तो मुइज्जू जो है मोहम्मद मुइज्जू वो चीन समर्थित माने जाते हैं, यानी कि चीन की गोद में बैठने वाले माने जाते हैं। अभी तक मालदीव में जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती थी तो वो भारत की यात्रा पर उसके राष्ट्रपति आते थे, लेकिन मुइज्जू सबसे पहले चीन की यात्रा पर गए हैं। वो भारत विरोधी बयान भी अपने चुनावी अभियानों में देते रहे थे। उन्होंने बोला था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, राष्ट्रपति बनता हूँ, तो भारत के सैनिकों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, और वैसा हुआ भी। उन्होंने घोषणा कर दी है कि जितने भी 80 सैन्य कर्मी हैं जो उनकी ही मदद कर रहे हैं वहाँ पर, उनको 10 मार्च और फिर 10 मई तक पूरी तरीके से वापस जाने को बोल दिया गया है। ये पूरा मामला एक विवाद बना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए तो उससे बेहतर लक्षद्वीप है।
तो मालदीव के कुछ नेताओं ने, सांसदों ने इसे अपने टूरिज्म पर प्रहार माना और मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उसके बाद हालांकि उन तीनों को हटा दिया गया था पद से और माफ़ी भी मांगी गई थी, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। बायकॉट मालदीव ट्रेंडिंग में आ गया और कई टिकट वापस हुए, कई लोगों ने यात्राएं स्थगित कर दी हैं। लक्षद्वीप सर्च में आ गया पहले स्थान पर। तो ये सब घटनाक्रम हुआ, इसकी वजह से मालदीव और भारत की जो दूरियां हैं और बढ़ गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मामले अपराध से बाहर करने का बिल पारित। देखिए, जल प्रदूषण से छोटे जुड़े जो मामले होते हैं उनको अपराध की श्रेणी से बाहर करने और औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने वाला विधेयक गुरुवार को संसद में पारित हो गया। लोकसभा में इसको देखिए पूरा नाम दिया गया है, पढ़ लेते हैं। लोकसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से जल प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटने में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित किया था। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विधेयक के प्रावधान पर्यावरण संरक्षण कानून या संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास है, पर यादव ने कहा कि 1974 के कानून में कड़े प्रावधान थे। इनमें छोटे मोटे प्रावधानों के लिए जेल की सजा शामिल थी, जिसे अब इसमें खत्म कर दिया गया है। 2024 के आखिरी तक तैयार हो जाएगा जेवर हवाई अड्डा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। 2030 तक भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 हवाई अड्डे थे। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमने राज्य में 4 और हवाई अड्डे बनाए हैं। जल्द ही 5 और हवाई अड्डे तैयार हो जाएंगे। इस साल के अंत तक जेवर एयरपोर्ट भी परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। बारह 12,000 करोड़ की 6 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। 6 राज्यों से जुड़ी है रेल मंत्रालय की परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यस्त मार्गों पर कम होगी भीड़। देखिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 12,343 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को भी मंजूरी दे दी है। इसका आधार मूल्य 96,317 करोड़ रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की और कहा कि रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इससे व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और कारोबार के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया और राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपए की 6 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी। इससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा। सरकार ने कहा कि ये रेल परियोजनाएं 6 राज्यों के 18 जिलों को कवर करेगी। 73.93% ग्रामीण घरों में नलों से पानी की आपूर्ति। जल जीवन मिशन के तहत 4 फरवरी तक देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों से 14.24 करोड़ से अधिक परिवारों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। शेष परिवारों को भी तय समय सीमा के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में सवाल के जवाब में ये बोला कि जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद से ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जेजेएम की जो घोषणा के समय 3.23 करोड़ यानी 17% ग्रामीण परिवारों में नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। अब 11.1 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मुहैया कराया जा रहा है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि रेलवे ट्रैक पर पशुओं के आने के कारण 2 साल में हुए 5 बड़े हादसे। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। गलत फास्टैग के लिए दंडित हो एजेंसियां। देखिए, संसद की एक स्थायी समिति ने कहा है कि दोषपूर्ण फास्टैग के कारण होने वाली असुविधा के लिए लोगों को नहीं, जिम्मेदार एजेंसियों को दंडित किया जाना चाहिए। समिति ने सरकार ने सोमवार को कहा कि वह टोल संग्रह की निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट के लिए नया तंत्र बनाएगा। समिति की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि फास्टैग में गड़बड़ी की शिकायतों से चिंतित केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक वाहन फास्टैग की नीति लागू की है और यूजर्स से 29 फरवरी तक केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि अनेक वाहनों को एक फास्टैग से जोड़ा गया है। परिवहन से संबंधित संसदीय समिति ने कहा है कि दोषपूर्ण फास्टैग के अनेक मामले वाहनों की आवाजाही में बाधा डालते हैं। इसके चलते लोगों को 2 गुना टोल देना पड़ता है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस लापरवाही की सजा लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले बोधगया में रहेंगे भाजपा विधायक। ये ट्रेंड हो गया है कि जब भी विश्वास मत हासिल करना हो या फिर फ्लोर पे अपना दिखाना हो विश्वास मत, तो उससे पहले विधायकों को कहीं दूर भेज दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहें, मतों को लेकर टूट ना हो उनमें। जंगल राज वालों को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार का दिया है साथ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये स्टेटमेंट दिया है, यानी कि वो जो लालू जी की पार्टी है वो जंगल राज वाली पार्टी है। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है, छोटे दलों संग भाजपा की बड़ी रणनीति साधे पूरब से पश्चिम तक समीकरण। पंजाब जो लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी है वो अपने सांसदों अपने विधायकों को ही लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, ऐसे प्रयास दिख रहे हैं क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है उस पंजाब में एक भी सीट देने से आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि पंजाब में सभी सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को उतारना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी आम आदमी पार्टी की, और इसके लिए वो अपने विधायकों को जो भारी बहुमत से जीत कर आए हैं उन्हें ही वापस चुनाव में उतारेगी लोकसभा के। ब्लैक पेपर इसलिए जारी किया गया है ताकि कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनको छिपाया जा सके। इसी पर प्रधानमंत्री ने भी बोला था और अब भाजपा भी एक स्वर में ये बात बोल रही है। इस न्यूज़ को हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसको स्किप करेंगे हम। 3 माह में तैयार हो जाएगा राम मंदिर का प्रथम तल, और सरकारें नतमस्तक। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने किया रामलला को नमन। यहाँ पर भी रामलला से जुड़ी न्यूज़ है और इधर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो हम आते हैं अब एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है, रंग लाएगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। चूंकि जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती है, इसलिए यदि मोदी सरकार और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो हैरानी नहीं होगी। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। देखिए, सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि आज़ादी के कुछ समय बाद चर्चित जीप घोटाले के साथ ही कांग्रेस सरकार ने देश में भ्रष्टाचार का जो पौधा रोपा था उसकी जड़ें समय के साथ और गहरी होती गई। जीप घोटाला साबित होने जाने के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हस्तियों का नाम सामने आ रहा था। विपक्षी दलों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तेज की। तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद में विपक्ष को चुनौती दी कि अगले चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ लीजिएगा, और इस केस को अब बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के इसी रवैये के चलते देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, सार्वजनिक धन की लूटपाट चलती रही, लोग गरीब से गरीब बनते गए। आज स्थिति यह है कि 4 मौजूदा मुख्यमंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में विभिन्न अदालतों में मुकदमे
चल रहे हैं या जांच एजेंसियां उनके खिलाफ सक्रिय हैं। इस मामले में अन्य तमाम नेताओं के खिलाफ मामलों का अंबार लगा हुआ है। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नेताओं के खिलाफ मामला कभी नहीं चला था। भ्रष्ट नेताओं पर मजबूत हो रहे शिकंजे से तिलमिलाए कांग्रेस तथा अन्य दल यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा है भी तो फिर इन नेताओं को अदालतों से क्यों नहीं राहत मिल रही है? चूंकि जनता भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखकर खुश है, इसलिए दोबारा मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करना है जिसमें भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने जांच एजेंसियों को भी खुली छूट दी हुई है कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर ना बचने पाए। भ्रष्टाचार असल में कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, यह देश को तबाह कर देता है। मोदी ने यह भी कहा कि जब काम की बात करो तो लोग कहते हैं कि इसमें मेरा क्या, जब इनका हित नहीं सधता तो कहते हैं कि मुझे क्या। इस मेरा क्या और मुझे क्या में देश को बर्बाद किया जा रहा है। इससे पहले देश ने वह दौर भी देखा जब कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों को रफा दफा करने का हर संभव प्रयास किया है। बोफोर्स और हवाला कांड तो मिसाल ही बन गया है। उन मामलों को इतना कमजोर कर दिया गया कि फरवरी 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामला बंद कर दिया। सीबीआई ने उसके खिलाफ अपील तक नहीं की, जबकि उसका ठोस आधार बनता था। तब केंद्र में कांग्रेस सरकार ही थी। पिछली सदी के अंतिम दशक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा को यह कहना पड़ा कि सीबीआई ने हवाला कांड की जांच तक नहीं की है। यदि न्यायपालिका के शीर्ष पर सरकार को लेकर ऐसे विचार प्रकट किए गए हों तो स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोपितों ने मोदी के सत्ता में आने से पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली सरकारें ही देखी थीं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने 2019 के चुनाव में उन्हें और बड़ा बहुमत दे दिया। ऐसा लग रहा है कि देश की आम जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे मोदी सरकार के इस अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती है। इसलिए यदि मोदी पिछली बार से और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो इस पर किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी बदलता जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया गया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024, उसमें आपको जल जीवन मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यहाँ बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन स्वास्थ्य जोखिमों को घटाने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भारत आज जल क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश और व्यापक लक्ष्यों के साथ कार्य करने वाला दुनिया का शीर्ष देश है। इस लिहाज से सबसे अहम है जल जीवन मिशन की सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि जल जीवन मिशन का विजन लोगों तक पानी पहुंचाने का तो है ही, साथ ही यह विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मामला है। यह ग्राम संचालित और नारी शक्ति संचालित है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। JJM आज भारत की विकास नीति और दृष्टि की सफलता की जमीनी गवाही दे रहा है। जल जीवन मिशन ने 73.98% ग्रामीण घरों में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। यह बड़ी बात है कि 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगस्त 2019 में ऐसे घरों की संख्या महज लगभग 3.5 करोड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की दिशा और दशा निर्धारित की गई, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी नल से जल सरीखी बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। देखिए, जल जीवन मिशन का प्रभाव केवल जल उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है। इसमें ग्रामीण समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता भी शामिल है। यह जहां स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर रहा है, वहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल क्रेमर ने कहा कि सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने से नवजात मृत्यु दर में 30% तक की कमी आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हर घर जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से डायरिया से होने वाली
4 लाख मौतों को कम किया जा सकता है। JJM से 8.37 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक बचत का आकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि महंगाई में कमी लाने के उपायों का दिख रहा है असर। देखिए, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर शक्ति दास ने कहा कि अभी तक महंगाई थामने के जो भी कदम उठाए गए हैं उसका असर दिख रहा है। महंगाई कम हो रही है, 2024 में यह और कम होगी। दास ने बताया कि MPC के 6 में से 5 सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि ब्याज दरों को कम करने की प्रक्रिया सोच समझकर लागू होनी चाहिए ताकि विकास की रफ्तार भी बनी रहे और महंगाई भी काबू में रहे। RBI गवर्नर ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा महंगाई 4.5% और आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया है। RBI की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में से साफ है कि कुछ महीने पहले अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने की जो संभावनाएं दिख रही थीं वह अब तकरीबन खत्म हो गई हैं। यही वजह है कि एक वर्ष पहले केंद्रीय बैंक ने 2024-25 में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने की बात कही थी, लेकिन अब उसका मानना है कि विकास दर 7% रहेगी। सरकार ने हाल ही में जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.3% रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्याज में कटौती की स्पष्टता न मिलने से लुढ़के शेयर बाजार। देखिए, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति के फैसलों के बाद ब्याज दरों में कटौती के समय को लेकर स्पष्टता नहीं मिलने से बैंकिंग व ऑटो क्षेत्र के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सकारात्मक शुरुआत करने वाला BSE का प्रमुख सूचकांक भी लुढ़का और NSE भी मार्केट गिर गया था। पेटीएम ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं, RBI डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने ये बोला है। पेटीएम ऐप के जरिए डिजिटल लेन देन करने वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। RBI ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई की है, न कि पेटीएम ऐप पर। इस कार्रवाई का पेटीएम के पेमेंट ऐप पर कोई असर नहीं होगा। RBI ने यह भी कहा है कि अगर कोई अन्य बैंक पेटीएम के साथ जुड़ना चाहे तो उसका व्यावसायिक फैसला होगा। जो बैंक चाहे वह पेटीएम संग कार्य कर सकता है। MPC बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने बताया कि पेटीएम ऐप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21,780 करोड़ का निवेश किया गया है। म्यूचुअल फंड में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंडों में पिछले महीने 21,780 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। पाक में आज सामने आएगी नई सरकार, यानी कि आज वोटों की गिनती हो जाएगी। कल चुनाव थे। पश्चिम एशिया की यात्रा के बाद खाली हाथ लौटे ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में युद्ध विराम और पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए 4 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार को पश्चिम एशिया छोड़ दिया है। गाजा युद्ध विराम होने के बाद पश्चिम एशिया की उनकी यह 5वीं यात्रा थी। हमास के ताज़ा समझौते प्रस्तावों को इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल पूरी तरह से विजयी नहीं हो जाता। इस तरह अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा से कुछ खास हासिल होता नहीं दिखा, लेकिन ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल के इनकार के बीच उसी समय हमें समझौते की गुंजाइश भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए समर्थन जुटाने के लिए विदेश में भी चलेगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म दिलाने के लिए देश ही नहीं विदेश में भी अभियान चलाए जाने की तैयारी है। इसके लिए अमेरिका के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसमें देश भर में 25 लाख लोगों को फ़ोन कर प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जिताने के वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही 3,000 भारतवंशियों का प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा जाएगा। यह देश में कई स्थानों पर भाजपा और उनके उम्मीदवारों के समर्थन में कैंपेन चलाएगा।
अमेरिका पर कम भरोसे के चलते रूस के निकट आया भारत। निक्की, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार के लिए भारतवंशी निकी हेली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने डटकर खड़ी हैं। आयोवा, न्यू हैम्पशायर की पराजय के बाद नेवादा में भी शर्मनाक हार के बाद उन्होंने अपना ध्यान अब कैलिफोर्निया प्राइमरी के लिए केंद्रित कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अमेरिका का साझेदार बनना चाहता है, पर वह इस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अपनी ज़रूरतों के लिए वह रूस के निकट बना हुआ है। तो ये आज का 9 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।